देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में और ये जानेंगे कि नीच भंग राजयोग सही अर्थों में कैसा योग होता है, कब कौन कौन से नियमों के आधार पर ये योग कुंडली में बनता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो नीच भंग राजयोग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। नाम से ही हमें इस योग के बारे में पता चलता है। नीच भंग, नीच भंग का अर्थ है, नीच भंग का अर्थ है कि नीचता किसी भी ग्रह की कुंडली में वो भंग हो रही है। कि कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था में कुंडली में स्थित था किसी भाव में, वो अब उसकी नीचता समाप्त हो गई और वो अपनी नीचता को छोड़कर उच्च अवस्था की ओर अग्रसर है। ये इस योग से पता चलता है और ये तब होता है, इसके कई सारे नियम हैं, 4 नियम हैं, 4 कंडीशंस हम कह सकते हैं जिनके आधार पर ये योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से वो 4 नियम हैं जिनमें नीच भंग राजयोग बनता है। और नीच भंग राजयोग का अर्थ है जब भी कोई ग्रह जो कि नीच अवस्था में है उसकी नीचता भंग हो जाए और वह एक मिल के राजयोग बनाए। ठीक है, तो ये इस योग का अर्थ होता है। और जो नियम है उनके बारे में जानते हैं। पहला नियम है, और जिन नियमों के हम चर्चा करेंगे उसमें हम जो सबसे शक्तिशाली नीच भंग राजयोग होता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, और जो सबसे निम्न कोटि का नीच भंग राजयोग होता है जिसमें कि उतनी शक्ति नहीं होती, उसके बारे में हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं नीच भंग राजयोग का पहला नियम, पहली कंडीशन जिसमें कि ये योग बनता है और सबसे शक्तिशाली और प्रबल रूप में ये योग उपस्थित होता है। सबसे पहला नियम है वो है कि कोई भी ग्रह जो नीच अवस्था में है, हर ग्रह नीच या उच्च राशि में होता है, हर ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च का होता है या तो नीच का होता है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच अवस्था में है, किसी भी भाव में स्थित है और जिस राशि में वो स्थित है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है या उस राशि में उच्च होने वाला जो ग्रह है वो यदि नीच अवस्था के ग्रह के साथ युति में हो यानी कि कंजंक्शन में हो, साथ में स्थित हो एक ही भाव में, तो ये नीच भंग राजयोग बनाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सूर्य नीच का होता है आपका तुला राशि में। तो तुला राशि में जब सूर्य नीच का है तो उसके साथ में युति में यदि उस राशि का स्वामी ग्रह जो कि शुक्र है, यदि वो स्थित हो, या तुला राशि में उच्च होने वाला ग्रह जो कि शनि है, शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो यदि शनि या शुक्र दोनों में से कोई भी एक ग्रह सूर्य के साथ उपस्थित है, साथ में स्थित है, एक ही भाव में युति बना रहा है, तो ये नीच भंग राजयोग बनाता है। दूसरा नियम है, ये सबसे शक्तिशाली और प्रबल रूप का राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, जब दोनों ग्रह साथ में हो, युति में हो। और हमें इसको अंशों के हिसाब से भी देखना होता है, यानी कि डिग्रीज के हिसाब से। जितने ये 5 से 6 डिग्री, 5 से 6 अंशों के अंतराल पर अगर हैं दोनों ग्रह, तो सबसे उच्च कोटि का नीच भंग राजयोग माना जाता है। और खास तौर से यदि ये योग तीसरे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें भाव में बनता है तो इसकी प्रबलता और शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है कि इसमें जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है वो अपने उस राशि के स्वामी ग्रह के साथ युति में ना हो करके अलग होगा, और जो उसका स्वामी ग्रह है उस राशि का वो या तो लग्न से केंद्र में हो या फिर चंद्रमा से केंद्र में उपस्थित हो और अपनी राशि में हो, तो नीच भंग राजयोग बनता है। पर इसकी शक्ति पिछले राजयोग से, पिछले वाले नियम के तहत
कम होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो सूर्य है वो तुला राशि में नीच का है। तुला राशि में यदि सूर्य नीच का है और शुक्र या शनि दोनों ही, ये दोनों में से कोई भी एक यदि केंद्र में, लग्न से केंद्र भावों में स्थित है अपनी राशि में, यानी कि शुक्र यदि स्थित है उसकी अपनी राशि यानी कि वृषभ राशि, या शनि स्थित है आपका कुंभ राशि या मकर राशि में, चंद्रमा सा केंद्र में या फिर लग्न से केंद्र में, तो ये राजयोग बनता है। तीसरा नियम जो कि है उसमें जो भी ग्रह नीच का है वो अलग स्थित है, पर जो ग्रह उस राशि में उच्च का हो या उस राशि का स्वामी ग्रह हो वो चंद्रमा से केंद्र में है या फिर लग्न से यदि केंद्र में स्थित है तो नीच भंग राजयोग बनता है। पर अपनी राशि में स्थित नहीं है वो ग्रह तो ये नीच भंग राजयोग बनाएगा, पर इसकी जो शक्ति होगी वो और कम होगी। जैसे कि सूर्य यदि नीच का है तो इससे पहले वाले उदाहरण में जहाँ पर शनि या शुक्र दोनों ही चंद्रमा या लग्न से किसी भी से केंद्र में स्थित थे और अपनी ही राशि में स्थित थे, यहाँ पर क्या होगा कि चंद्रमा या लग्न से दोनों ही में से कोई भी एक ग्रह यदि केंद्र में स्थित है, भले ही वो अपने राशि में ना हो, भले ही वो किसी और राशि में हो, तो इससे भी यह नीच भंग राजयोग बनता है, पर इसकी प्रबलता और शक्ति और कम होती है। और जो सबसे निम्न कोटि का राजयोग होता है जिसकी शक्ति बहुत ही क्षीण होती है, बहुत ही कम होती है, वो है जब कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में नीच का है, लग्न कुंडली में नीच का हो, पर नवमांश कुंडली में वो ग्रह उच्च का हो जाए। उच्च का होना चाहिए, ये नहीं कि वो अपनी ही राशि में स्थित है ना, या मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता। ये तभी होगा जब लग्न कुंडली में, मान लीजिए शुक्र लग्न कुंडली में नीच का है कन्या राशि में, और नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च का है मीन राशि में, तो ये योग नीच भंग राजयोग बनता है। पर इसकी जो शक्ति होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये नीच भंग राजयोग बोलते हैं, पर सही अर्थों में ये एक बदलाव को दर्शाता है, ना कि किसी योग को। क्योंकि लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का है तो उससे यह पता चलता है कि वह ग्रह आपको उन क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न करेगा जिनका वो स्वामी है आपकी कुंडली में। पर धीरे धीरे उन क्षेत्रों में समस्याओं से उलझने के बाद, अनुभव प्राप्त करने के बाद, यदि वो ग्रह उच्च का हो जा रहा है आपकी नवमांश कुंडली में, तो उससे यह पता चलता है कि नवमांश में जाने के पश्चात उन अनुभवों के कारण आप अब उन समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये एक नीच भंग हम इसको कहते हैं, पर सही अर्थों में ये उस ग्रह का एक बदलाव है, परिवर्तन है, और कुछ नहीं। तो ये वो 4 भिन्न भिन्न नियम हैं जिनके अंतर्गत नीच भंग राजयोग बनता है। आगे जो हम जानेंगे वो ये है कि नीच भंग राजयोग जब भी बन तो रहा है, पर अब आपको देखना है कि जो भी ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहा है वो कौन से भावों का स्वामी ग्रह है। क्योंकि जिस भी भाव का वो ग्रह स्वामी होगा, उन भावों के जो रिजल्ट्स होंगे, निष्कर्ष होंगे, उनको वो उस भाव के द्वारा देगा जिस भाव में वो स्थित है। तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि वो ग्रह जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है वो कौन से भाव में स्थित है, कौन से भावों का स्वामी है, और कौन से नक्षत्र में स्थित है। फिर जो आगे आपको देखना होता है, नीच भंग राजयोग में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महत्ता देते हैं वो है कि जब भी किसी भी ऐसे ग्रह का नीच भंग हो जो कि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, मेलेफिक जिसे हम बोलते हैं, वो यदि ऐसे ग्रह का नीच भंग होता है तो वो ज़्यादा कारगर होता है बनिस्बत ऐसे नीच भंग के जिसमें कि नैसर्गिक मित्र ग्रह का
नीच भंग हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मंगल और बृहस्पति यदि मकर राशि में स्थित हों तो ये नीच भंग राजयोग बनाता है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति मकर राशि में नीच का है, मंगल उच्च का है। पर यहाँ पर नीच भंग जो हो रहा है वो बृहस्पति का हो रहा है, और बृहस्पति नैसर्गिक मित्र ग्रह है, इसलिए यहाँ पर ये योग अच्छा है। पर यदि हमें एक समानता देखनी हो, हमें अंतर देखना हो, तो जो ज़्यादा प्रबल होगा, जिसमें ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो तब होगा जब मंगल का नीच भंग हो, यानी कि मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो। मंगल कर्क राशि में नीच का है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है, तो यहाँ पर जो नीच भंग बन रहा है वो मंगल के द्वारा बन रहा है। इसलिए जब भी नैसर्गिक शत्रु ग्रह का नीच भंग होता है तो वो ज़्यादा कारगर होता है बनिस्बत ऐसे उस ग्रह के जो कि नैसर्गिक मित्र ग्रह है। फिर ये भी आपको देखना होता है, एक बात यहाँ पर हम लोग को जाननी होगी नीच भंग राजयोग के बारे में, कि नीच भंग राजयोग जो है वो ऐसा योग है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपका जो बाहरी जीवन है उसी में ही आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त करा सकता है। निजी और व्यक्तिगत जीवन के लिए ये योग बिल्कुल भी नहीं है। इस योग का सबसे अधिक लाभ, सबसे अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी जो बाहरी जीवन है, आपकी जो पब्लिक लाइफ है, आपका जो वर्क लाइफ है, उसमें आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। पर यही हम यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो नीच भंग राजयोग उस क्षेत्र में बिल्कुल भी कारगर नहीं है। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि नीच भंग राजयोग बन तो रहा है, पर सही अर्थों में उस जो भी ग्रह नीच भंग बना रहा है, वो सही अर्थों में तो नीच का ही है, भले ही उसकी नीचता भंग हो गई है तो भी, क्योंकि अंदर से कोई भी ग्रह ये ज़रूर जानता है कि वो नीच का है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी है, वो नकारात्मकता है। इसलिए वो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। और जो आपकी सुपरफिशियल लेवल है, जैसे कि जो आपकी बाहरी जीवन है, जिसमें आप अपने आप को दूसरे के सामने अपनी छवि दर्शाते हैं, आप खुद असली में क्या है वो आप कभी बाहर नहीं दर्शाते। इसलिए जो आपकी छवि दूसरों को दिखती है उसमें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी सहायता करता है, काफ़ी अच्छे मौके देता है और काफ़ी ज़्यादा सफलता देगा, पर व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी सफलता नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं शुक्र। मान लीजिए शुक्र है, शुक्र यदि नीच का होता है, शुक्र यदि नीच का है कन्या राशि में, तो ये दर्शाता है अगर नीच भंग बना रहा है शुक्र, तो यदि हम बाहरी जीवन देखें तो ऐसा व्यक्ति एक कलाकार हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, पेंटर हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, सृजनात्मक कला बहुत चरम की होती है ऐसे व्यक्तियों में, क्रिएटिविटी जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सृजन की शक्ति से, अपनी कला से बहुत आगे बढ़ते हैं, नाम कमाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसी ऊंचाइयों को भी छूते हैं जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। पर यहीं यदि हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में शुक्र क्या है? व्यक्तिगत जीवन में शुक्र आपका वैवाहिक जीवन है। तो ऐसे में देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिससे संबंधों का चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शुक्र भले ही नीच भंग में है, पर हकीकत में वो शुरुआती दौर से नीच का है, भले ही उसकी नीचता भंग हो गई हो, पर इसी कारण से वो व्यक्तिगत जीवन में अच्छे परिणाम कभी नहीं दे पाएगा और हमेशा अच्छे परिणाम, बल्कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक अच्छे परिणाम देगा आपकी बाहरी जीवन में। आपकी पब्लिक लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी वर्क लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कराएगा। पर
पर्सनल लाइफ को कभी भी उठने नहीं देगा, उसमें हमेशा वो ग्रह बाधक बनता ही बनता है। यदि किसी अन्य कारण से ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न हो रही उस ग्रह के कारण, तो उसके पीछे दूसरे कॉम्बिनेशंस, दूसरे योग जिम्मेदार होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ नीच भंग। तो ये हम नीच भंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो कुछ नियम थे जिनके अंतर्गत नीच भंग राजयोग बनता है, और उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा कब होती है वो हमने जाना, और नीच भंग राजयोग का सही अर्थ क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये कई सारे इन चीज़ों को आपको देखना होगा कि इसके पीछे का सही अर्थ में, इसके पीछे का रीज़न क्या है, नीच भंग हकीकत में कैसा है। इसीलिए ऐसे ही आपको पता चल सकेगा जब आप इसका विश्लेषण करेंगे कि कौन से नक्षत्र में है, कौन से भावों के स्वामी हैं जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, उससे आपको आसानी से पता चल सकेगा कि इसका परिणाम कैसा होगा। और परिणाम देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी ग्रह नीच भंग बना रहा है वो उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो ये योग एक्टिवेट होगा, ये योग संचालित होगा। उस समय पर इस योग के परिणाम आपको अपने जीवन में दिखना शुरू होंगे, पर उसकी जो शक्ति है उसी के ऊपर यह निर्भर करेगा कि परिणाम कितनी मात्रा में मिलेंगे। तो ये आपको अपनी कुंडली से देखना होगा। ये था मेरा दृष्टिकोण नीच भंग राजयोग के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और विषय के बारे में और जानेंगे उसके बारे में कि वो ज्योतिष में उसका क्या क्या परिणाम है और ज्योतिष शास्त्र में उसका क्या रोल है। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।